जय हिंद दोस्तों, कैसे हो भाई सभी लोग। सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। कैसे हो भाई और बहनों, कैसे हो। सब कुछ क्लियर है, वॉइस वगैरह क्लियर है। ठीक है। हम्म। ठीक है भाई। तो चलो, कल के सेशन में बेटा हमारा कुछ पार्ट रह गया था, है ना। कुछ चीजें हमें कल करनी थी जो कि रह गई थी, और आज के सेशन में हम चीजों को और अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे। तो कल के सेशन में जो चीजें रह गई थी वो रह गई थी वेग समय ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, गति के समीकरण। इन पर हमें आज बात करनी थी। ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वेग समय ग्राफ की। इवन ग्राफ की ही बात करेंगे हम, पहले ग्राफ की ही बात करते हैं। ठीक है। वेग समय ग्राफ पे आने से पहले हम कुछ बातें आपको ग्राफ के बारे में बता रहे हैं। तो ग्राफ क्या होता है। अगर हम ग्राफ की बात करें बेटा, ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ गतिकी वाले चैप्टर में दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा डीटी ग्राफ, या जिसको हम पोजीशन समय ग्राफ कहते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं, स्थिति समय ग्राफ कहते हैं, स्थिति समय ग्राफ कहते हैं, या फिर इसको हम डीटी ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है। एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं, कई बार हम इसको शॉर्ट में एक्सटी ग्राफ भी कह देते हैं। एक्स जो होता है वो स्थिति को बताता है। दूसरा जो ग्राफ का पार्ट है वो है बेटा वेग समय ग्राफ का, वेग समय ग्राफ का, जिसे हम बेटा वीटी ग्राफ भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको, वीटी ग्राफ भी कहते हैं। तो दो प्रकार से ग्राफ पर हम क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। लेकिन अब ग्राफ का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्थिति समय ग्राफ की, स्थिति समय ग्राफ की। ठीक है। स्थिति समय ग्राफ की अगर हम बात करें तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको चीजें कराऊंगा, कंडीशन के माध्यम से आपको चीजें कराऊंगा यहां पर। ठीक है। जैसे सबसे पहला जो स्थिति समय ग्राफ है, अगर मैं ये एक्स एक्सिस ले लूं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स है ये वाई है, सबको पता है। इस पर बेटा स्थिति है। अब स्थिति के रूप में यहां पर दूरी का भी यूज हो सकता है एग्जाम में, या फिर विस्थापन का भी यूज हो सकता है, किसी का भी यूज हो सकता है बेटा। दूरी का भी यूज हो सकता है या फिर विस्थापन का भी यूज हो सकता है। ठीक है। दोनों में से बेटा किसी का भी यूज हो सकता है। तो अगर मैं स्थिति समय ग्राफ की, और यहां पर क्या है बेटा समय है, तो अगर मैं स्थिति समय ग्राफ की बात करूं और स्थिति समय ग्राफ में मैं रेखा इस तरीके से खींच दूं, इस तरीके से एक लाइन खींच दूं जो समय एक्सिस के समांतर है, तो इसका मतलब क्या है। हमें जब भी ग्राफ पढ़ना है तो याद रखें बेटा सभी बच्चे, हम जब भी बेटा ग्राफ को पढ़ेंगे, ग्राफ को समझेंगे, है ना, तो हर कंडीशन में क्या करना है, हमें हमें दो सीधी लाइन, चाहे वो किसी भी चैप्टर का ग्राफ हो, हमें दो सीधी लाइन समय अक्ष पर खींच देनी है ना। जो एक्स वाली एक्सिस है ना, उस पर चाहे कुछ भी लिखा हो, उस पर दो सीधी लाइन खींच दो। अब इसको पढ़ो, पढ़ो भाई। मान लो T1 समय पर स्थिति क्या थी बेटा, यहां पे x मान लेते, x स्थिति थी। T2 समय पर स्थिति क्या है बेटा, T2 समय पे भी x स्थिति है। मतलब समय तो परिवर्तित हो रहा है लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ध्यान से समझना भाई, समय तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसका यह मतलब हुआ कि वस्तु विराम अवस्था में है। वस्तु किस में है बेटा, विराम अवस्था में। वस्तु विराम अवस्था में है, बॉडी एट रेस्ट, है ना। तो वस्तु यहां पे क्या है बेटा, विराम अवस्था में। अब दूसरा ग्राफ देखो भाई, स्थिति समय ग्राफ ही अभी करा रहा हूं मैं। दूसरा ग्राफ देखो, यहां पे हमने अगेन समय लिख दिया, यहां पे लिख दी भैया स्थिति, यहां पे क्या लिख दी भाई, स्थिति लिख दी। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर अगर मैं सीधी रेखा खींचता हूं, एक सीधी रेखा खींचता हूं, ठीक है, सीधी रेखा खींचता हूं, इसका मतलब क्या है बेटा, समय जो है T1 समय पर स्थिति मान लो x1 थी, है ना। T2 समय पर स्थिति मान लो x2 थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है भाई, वैसे वैसे स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। वैसे वैसे स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे
जो वस्तु है वो समान चाल से चल रही है, या समान गति भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है यहां पर। कैसा मोशन है बेटा यहां पर? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है। मोशन बस यूनिफॉर्म है, मतलब जो वस्तु है वो समान चाल से चल रही है। चाल का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी बोल दो, वेग बोल दो, स्पीड बोल दो। हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो चाल और वेग वहां पे सेम ही हो जाता है, ठीक है। तो समान चाल या समान वेग से यहां पे वस्तु चल रही है। अब तुम लोग बताओ भाई कि अगर वस्तु समान चाल से चलेगी, अगर वस्तु बेटा समान चाल से चलेगी तो त्वरण क्या होगा? त्वरण बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। अगर वस्तु समान चाल से चलेगी तो त्वरण क्या होगा? ऐप सर, ऐप नोट्स पीडीएफ तो अपलोड नहीं हुए। अच्छा, पीडीएफ अभी अपलोड नहीं हो रहे, किसी भी क्लास के नहीं हुए भाई पीडीएफ, ठीक है। मैं एक बार भाई आज आज देखो, मैं आज जो क्लास है मैं ऑफिस से ही ले रहा हूं, है ना। RWA का जो ऑफिस है यहीं से आज क्लास ले रहा हूं, तो अभी क्लास के जस्ट बाद में जाके कंफर्म कर लूंगा, क्लास के जस्ट बाद, ठीक है। क्लास के जस्ट बाद जाके कंफर्म कर लूंगा। चलो, तो यहां पे त्वरण क्या होगा भाई? शून्य होगा, जीरो होगा, ठीक है। तीसरा ग्राफ क्या कहता है? तीसरा ग्राफ कहता है कि अगर मान लो स्थिति समय ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ है ना। ग्राफ को अगर हमने ऐसा बना दिया, ग्राफ को अगर हमने ऐसा बना दिया तो ये जो कंडीशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की होती है। कौन सी होती है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन होती है, जिसे हम कहते हैं असमान गति, असमान गति, ठीक है। इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब हम बात करते हैं, यहां पर एक पॉइंट आप जरूर याद रखना भाई सभी बच्चों, पॉइंट जरूर याद रखना कि स्थिति समय ग्राफ का, स्थिति समय ग्राफ का स्लोप, स्थिति समय ग्राफ का स्लोप वेग या चाल को दर्शाएगा, चाल को दर्शाता है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, है ना। द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ शोज द स्पीड और वेलोसिटी, है ना। तो स्थिति समय ग्राफ का जो स्लोप है वो या तो वेग को दर्शाएगा या फिर बेटा किसको दर्शाएगा? चाल को दर्शाएगा। मेरे कहने का मतलब, अब देखो कई बच्चों को यहां पे स्लोप का फॉर्मूला नहीं पता होगा, ठीक है। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप को एक तरह से ढलान कहते हैं वैसे तो। स्लोप का जो फॉर्मूला होता है या तो टेन थीटा होता है या फिर क्या होता है भाई? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। ये तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं ये बोल दूं, जैसे मैं अगर ये बोल दूं कि जैसे मान लो बेटा ये दो गाड़ियां हैं, ये मान लो बेटा दो गाड़ियां हैं, ये स्थिति समय ग्राफ का चार्ट है, स्थिति समय ग्राफ है मान लो ये, ठीक है। दो गाड़ियां हैं, है ना। एक गाड़ी, ये गाड़ी ए का ग्राफ है, ये गाड़ी बी का ग्राफ है, ठीक है। जो ए है वो एक्स एक्सिस से फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का कोण बना रही है ना। और जो बी है वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो आपको बताना ये है वीए अपॉन वीबी का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। वीए अपॉन वीबी का मतलब ए का वेग बटे में बी का वेग का अनुपात क्या होगा, आपको यह बताना है भाई। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा बेटा? टेन थीटा होता है ना। तो मैंने अभी क्या बताया, स्थिति समय ग्राफ का जो स्लोप है वही वेग को बताता है। और स्लोप कैसे निकालते हैं भाई? टेन थीटा से बताते हैं, है ना। तो वीए वीए अगर तुम्हें वीए का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई? वीए का मान 1030 और वीबी का मान क्या हो जाएगा बेटा? 1060। अब इतना तो तुम्हें पता ही होगा, 1030 बाई 1060, है ना। 1030 की वैल्यू तो याद आई दी होगी, ठीक है। बात आ रही है भाई समझ में? हाँ भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी बताओ।
यहां तक चीजें समझ में आई? यस या नो? यस या नो? अनुज सिंह चौहान, सर जी समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? देख, अगर तुझे समझ नहीं आ रहा, अब देख, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं देखो बच्चों से हर क्लास में बोलता हूं, चूंकि ये भाई, ये बैच जो है हमारा 12 दिन का जो बैच है, ये 12 दिन में हमें पूरा सिलेबस खत्म कराना है, तो बहुत फास्ट हम चीजों को लेके जाएंगे। अगर तुमने पीछे महीने में तैयारी नहीं कर रखी है, चीजें नहीं पढ़ रखी हैं, बेसिक्स नहीं कर रखे हैं, है ना, तो तुम्हें नहीं आएगा भाई समझ में। मैं फिर भी चीजों को बहुत ही बेसिक से उठा के पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तभी मुझे इस चैप्टर को खत्म कराने में 2 दिन लग रहे हैं, तभी मुझे इस चैप्टर को खत्म कराने में 2 दिन लग रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें अगर ये नहीं पता स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है तो कैसे काम चलेगा भाई, जबकि ये तो मैथ का है, ये तो मैथ का पार्ट है, ठीक है। तो देख भाई, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ऐसा बहुत ज्यादा वो मतलब स्ट्रेस, आप पहले जाके बेसिक्स को पढ़ो। अब देखो 12 दिन में ही सारी चीजें खत्म करानी है, तो बिल्कुल बेसिक से, ये नहीं है कि मैं गति वाला चैप्टर काइनामेटिक्स अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो इसको ऐसा नहीं है कि मैं इसको 8-9 दिन पढ़ाऊंगा या 5-6 दिन पढ़ाऊंगा एक ही चैप्टर को, ठीक है। हाँ, मॉडरेट ही आएगी भाई, चलो ठीक है। तो इसको सॉल्व तुम कर ही लोगे, समझदार तो हुई। tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का जल्दी जल्दी बताओ भाई, 1/√3 होता है। और tan 60 का मान क्या होता है भाई? √3 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/3, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये स्थिति समय ग्राफ की बात थी। अब मैं तुम्हें ना वेग समय ग्राफ की बात कर रहा हूं, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ में क्या होता है बेटा? वेग समय ग्राफ में जैसे सबसे पहला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है कि यहां पर मैंने वेग लिख दिया और यहां पे मैंने समय लिख दिया, ठीक है। वेलोसिटी, वेग का मतलब वेलोसिटी होता है, समय का मतलब टाइम होता है। समय का मतलब क्या होता है बेटा? टाइम होता है। तो इसका मतलब भी वही है, मैंने हमेशा बच्चों से कहा है कि जब भी आपको ग्राफ को पढ़ना है किसी भी चैप्टर को, तो जो एक्स एक्सिस है उस पे ना 2 लाइन खींच दो, मन में खींच दो 2 लाइन, है ना। तो t1 समय पर वस्तु का वेग मान लो v मान लेते हैं, है ना। और t2 समय पर वस्तु का वेग अगेन v भी है, वहीं पर है वस्तु का वेग। इसका मतलब क्या है? वस्तु समान वेग से चल रही है। इसका मतलब क्या है? वस्तु या ऑब्जेक्ट जो भी है, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वस्तु जो है वो समान वेग से चल रही है, समान वेग से, ठीक है। वह समान वेग से चल रही है, तो v बराबर जो है बेटा कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है, मतलब v का मान अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब a का मान जो है वो 0 है। a का मान क्या है बेटा? 0 है, 0 है। दूसरी बात करता हूं मैं, दूसरी बात, अगर ग्राफ ऐसा हो, अगर ग्राफ ऐसा हो, वेग समय ग्राफ अगर बेटा ऐसा है, तो इस कंडीशन में क्या है कि जैसे जैसे वेग में परिवर्तन हो रहा है, समय जैसे जैसे परिवर्तित हो रहा है, मान लो t1 समय पर वस्तु का वेग v1 था और t2 समय पर वस्तु का वेग कितना था? v2 था, ठीक है। तो समय के साथ साथ जितना t1 में परिवर्तन हुआ उतना ही t2 में बेटा परिवर्तन हुआ, है ना। जितना बेटा t1 में परिवर्तन हुआ उतना ही t2 में बेटा परिवर्तन हुआ, ठीक है। समय के साथ साथ वो भी चीजें रन हो रही हैं। अच्छा, एक बात और बतानी है तुम्हें कि जैसे तुम्हारी पिछली क्लास नहीं हुई, अदिति मैम की जो क्लास थी वो आपकी नहीं हुई थी, है ना। तो उसका रीजन ये है, उसका रीजन बेटा ये है कि मैम की तबीयत खराब है और मैम ना हॉस्पिटलाइज है, आज ही हुई है हॉस्पिटलाइज, कुछ उनको दिक्कत है। तो मुझे लगता है 1-2 दिन उनकी क्लासेस नहीं होंगी, है ना। उन्होंने मुझे बोला था बोलने के लिए, तो मैं स्टार्टिंग में भूल गया, अभी मुझे जस्ट याद आया, ठीक है। तो इस वजह से मैम की क्लास नहीं हो पाई, ठीक है भाई। हाँ, चलो, तो अब यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वस्तु त्वरित गति से चल रही है, वस्तु त्वरित गति से चल रही है, त्वरित गति से, ठीक है। वस्तु त्वरित गति से चल रही है, और त्वरित भी मतलब त्वरित भी कैसा? समान त्वरित गति है। वस्तु जो है वो समान त्वरित गति से, मतलब यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन, क्योंकि
वेग में तो परिवर्तन हो ही रहा है ना समय के साथ साथ, और जब वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वहां पर होगा, त्वरण वहां पर होगा, है ना। तो त्वरण लेकिन वहां पे समान है, मतलब इस पूरी रेखा पे जो त्वरण की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, एक ही वैल्यू होगी। तो इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन कहेंगे इसको हम। तो जैसे अगर मुझे वीटी ग्राफ में अगर मैं कहता हूं तुम्हें भाई, अगर मैं बेटा तुमसे कहता हूं कि ये जो शेडेड रीजन है, यहां पे जो मैंने शेड किया है, इसका त्वरण बताओ मुझे, तो त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन बटे में समय। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, इस वाले पॉइंट का वेग में परिवर्तन क्या होगा बेटा, v2 माइनस वी1 अपॉन में समय कितना हो गया, t2 माइनस टी1 हो गया, t2 माइनस टी1 हो गया, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले, अब ध्यान से देखना तुम लोग, ध्यान से देखना भाई, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को स्लोप का फॉर्मूला बताया था। एक तो टेन थीटा तो बताया ही था, और एक ये भी बताया था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, स्लोप का फॉर्मूला बताया था। अब जैसे t2 और t1 किस एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं, किस एक्सिस के बिंदु हैं, किस अक्ष के बिंदु हैं, एक्स एक्सिस के, है ना। तो t2 का मतलब x2 हो गया, t1 का मतलब x1 हो गया। सेम v2 और v1 किस एक्सिस के बिंदु हैं भाई, y के हैं। तो इसका मतलब ये और ये तो सेम ही चीज हुई ना, तो यहां पर भी वही सेम बात लागू होगी जो पिछले वाले ग्राफ में हुई थी। तो यहां पर भी हम नोट डाल के यही सेम बात लिख रहे होंगे कि वीटी ग्राफ का स्लोप त्वरण का मान दर्शाता है, का मान दर्शाता है। वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो त्वरण का मान दर्शाता है, ठीक है, वह त्वरण का मान दर्शाएगा। ये सिंपल सी बात है, ये आपको दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेनी है। बिल्कुल वही सेम चीज है जो मैंने आपको पिछले वाले ग्राफ में बताई है, ठीक है। स्थिति समय ग्राफ में जो चीजें बताई हैं वही बेटा बिल्कुल सेम टू सेम चीजें हैं। अब दूसरी बात, एक बात और याद रखनी है, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल, ये बात आपको याद कर लो भाई, वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वह दूरी तथा विस्थापन के मान को बताता है, दूरी तथा विस्थापन के मान को बताता है, मान को बताता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना भाई कि वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा, अगर हम उसका एरिया निकाल रहे हैं तो वहां पर दूरी की वैल्यू आएगी या फिर विस्थापन की आएगी। कैसे चीजें वर्क करती हैं वो जरा एक बार देखो तुम लोग। अभी मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, है ना, चीजें आप बस पढ़ते जाओ भाई, कमेंट पे मैं बहुत ही कम ध्यान देता हूं, चीजें डिलीवर करने पे ज्यादा विश्वास है मेरा, ठीक है। तो देखो पेपर तुम्हारे सर पे है ना, और चीजों को बेटा जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें पेपर में आसान रहेगा, और किसी को फिर ब्लेम नहीं करोगे कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा ये खराब है, वो खराब है ना। तो कोशिश जितनी अच्छी होगी, जितनी दमदार होगी, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है भाई। चलो, तो मैं एक ना क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं एक तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। जैसे एक ग्राफ है भाई, वीटी ग्राफ मान लो, ये बेटा वीटी ग्राफ है ना। यहां पे कुछ बिंदु मान लेते हैं, 5, 10, इस तरीके से बिंदु मान लिया हमने। यहां पे बिंदु मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, ठीक है। और कुछ बिंदु ऐसे नीचे भी ले जाता हूं मैं, -5, -10, -15 ऐसे, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अब मैंने एक ग्राफ खींचा ऐसे, इसको ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, इसको ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, ठीक है। ये मान लो ग्राफ है। मैं कहता हूं कि इस ग्राफ के अंदर क्वेश्चन मान लो आया, और ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा रिपीट होता है। मान लो इस ग्राफ के अंदर बेटा आपसे ये पूछा जा रहा है कि दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, दूरी तथा विस्थापन बताना है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें यहां पे बताना है, तो यहां पे क्या होगा। तो मैंने अभी क्या कहा था, वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल है उसी को दूरी और विस्थापन निकलता है। अब दूरी और विस्थापन अलग अलग प्रकार की राशियां हैं। दूरी जो है वो अदिश राशि है, उस पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, उस पर दिशा का जरूर प्रभाव पड़ेगा। अगर मतलब कोई भी पोजीशन, कोई भी वेग अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है ना, ऋणात्मक दिशा में हो रहा है, तो वहां पर विस्थापन वो जो है वो ऋणात्मक होएगा। ठीक है, तो अंतर बस कुछ नहीं है। जैसे मान लो इसको पहला नंबर दे दो, इसको दूसरा नंबर दे दो, इसको तीसरा नंबर दे दो, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। क्षेत्रफल निकालना है, तुम सब समझदार बच्चे हो, तो पहले नंबर का जैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, चूंकि ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका जो आधार है वो 10 है और हाइट कितनी है, 5 है। तो 10 गुणे 5 तुम मन में भी निकाल सकते हो, इतनी टफ तो कैलकुलेशन है नहीं। तो 5 पच्चे 25 आ गया। दूसरे वाले का अगर तुम क्षेत्रफल निकालोगे भाई, तो ये 10 है और ये कितना है, ये भी 10 है। तो 10 इंटू 10 हो जाएगा दूसरे वाले का, 10 10 कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। तीसरे वाले का बेटा निकालोगे तो ये 10 है और ये भी 10 है ना। तो 10 इंटू 10 यहां भी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे खेल है, यहां पे खेल है। मैंने कहा दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा धनात्मक होगी। तो दूरी का मान क्या हो जाएगा, कुल दूरी जो होगी बेटा इस कंडीशन में, कुल दूरी जो होगी सारे क्षेत्रफल को जोड़ दो, 100 100 200 और कितना हो जाएगा बेटा, 225 हो जाएगा। ये कुल दूरी का मान आ गया, ये कुल दूरी का मान है। लेकिन जब आप बेटा कुल विस्थापन निकालोगे, लेकिन बेटा जब आप कुल विस्थापन निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट आप जब निकालोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बस ये याद रखना है, जो नेगेटिव साइड वाला क्षेत्रफल है, जो भी तुमने नेगेटिव साइड वाला क्षेत्रफल कैलकुलेट किया है, एरिया कैलकुलेट किया है, उसको भैया तुम्हें माइनस में ले लेना है, नेगेटिव में ले लेना है, और बाकी सब प्लस में रहेगा। बाकी सब क्या होगा भाई, प्लस में होगा। तो माइनस में ये है तो -100 ले लोगे, तो 100 से 100 कट जाएगा भाई, एक माइनस में एक प्लस में, तो वो कट जाएगा, 100 से 100 कटेगा, 0 हो जाएगा, बचा कितना, 25। तो कुल विस्थापन कितना हुआ भैया, 25 मीटर। अगर बात समझ में आई तो थम्स अप बना दो भाई। अब मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ रहा हूं, जरा बताओ भाई, अगर बात समझ में आई तो एक बार थम्स अप बना दो सारे के सारे, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, ना तो मैं पूरी तरह से इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकता हूं और ना ही मैं पूरी तरह से हिंदी में कर सकता हूं। ठीक है, समय की सीमाएं हैं, और चूंकि बाइलिंगुअल बच्चा है तो दोनों को लेके हमें चीजों को लेके चलना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं, एक बार इनको आप नोट्स में पढ़ लेना। ठीक है, ये सब जैसे, अच्छा अब एक और ग्राफ है वीटी ग्राफ में, रिटार्डेशन का या नेगेटिव स्लोप का। तो उसमें क्या होता है, वीटी ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है, ऐसा ऐसा आ रहा है, तो ये जो कंडीशन होती है, देखो सीधी रेखा की जो कंडीशन है वो हमेशा यूनिफॉर्म बताती है, वो हमेशा यूनिफॉर्म चीजों को बताती है, मतलब यूनिफॉर्म मतलब समान। अब चूंकि वेग में परिवर्तन तो लगातार हो रहा है, लेकिन वो नेगेटिव साइड हो रहा है, पहले घट ही रहा है एक तरह से, वेग समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वेग वैसे वैसे घट रहा है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म तो मोशन है, लेकिन कैसा, रिटार्डेड मोशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है, या फिर हम कहेंगे समान मंदित गति है, मंदन हो रहा है यहां पे, मंदित गति है, समान मंदित गति इसको कहेंगे। ठीक है, जीरो एक्सेलेरेशन कब होगा तो मैं बता ही दिया है, जब ग्राफ ऐसे होगा, है ना, ये वाला तो कंडीशन मैंने बताया ही था, जीरो एक्सेलेरेशन वाला। चलो ठीक है, अब एक आता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है इस तरीके से, ठीक है, तो जो त्वरण ग्रेविटी की वजह से, मतलब गुरुत्वाकर्षण की वजह से किसी वस्तु पर लगता है, उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको बेटा जी से दर्शाया जाता है, और पृथ्वी पे जी का मान, पृथ्वी पे जो जी का मान होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें बस याद तुम्हें रखना है कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उस कंडीशन में जी का मान जो है वो प्लस में हो जाता है। प्लस में क्यों हो जाता है सर, क्योंकि यहां पर वस्तु ऊपर से नीचे जा रही है।
है ना, गुरुत्वाकर्षण की तरफ जा रही है। अब जैसे मैंने ऐसे छोड़ा तो ये अपने आप नीचे गई ना, मैंने ऐसे दे के तो नहीं मारा मार्कर को, ठीक है, अपने आप ये नीचे गया, तो एक गुरुत्वाकर्षण इसको अपनी तरफ खींच रहा है भाई, ये बात सबको पता है, बहुत बेसिक सी बात होती है, ठीक है। तो जब भी कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करेगी तो उस कंडीशन में जो जी का मान होगा बेटा वो प्लस में होगा। क्या होगा बेटा? प्लस में होगा। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो उस कंडीशन में जो जी का मान होगा वो माइनस में होगा। क्या होगा बेटा? आपका माइनस में होगा। समझ में आया क्या? बताओ भाइयों और बहनों, समझ में आया क्या? चलो ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझ आ गई होगी। अब देखो जी का मान हमने आपको बता दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अच्छा, इसका एक और मतलब है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब है कि इसका जो मान है वो हर सेकंड अगर मान लो जी का मान प्लस में है, फॉर एग्जांपल जी का मान प्लस में है, तो इसका मतलब है जो हर सेकंड वस्तु का वेग 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। इसका यह मतलब हुआ, अगर जी का मान प्लस में है तो इसका मतलब है हर सेकंड वस्तु का जो वेग है वो 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। जैसे अगर मैंने ये वस्तु यहां से छोड़ी है और ये वस्तु यहां से जमीन पर गिरने पे 2 सेकंड लेती है, तो स्टार्ट कहां से हुआ था भाई? स्टार्ट कहां से हुआ था? जीरो से। स्टार्ट बेटा जीरो से हुआ था, तो 1 सेकंड में इसका वेग जीरो से कहां पहुंच गया होगा? 9.8 हो गया होगा। अगले 1 सेकंड में 9.8 और बढ़ गया, तो 2 सेकंड में वस्तु का वेग कितना हो जाएगा बेटा? 19.6। भाई 9.8 में 9.8 जोड़ोगे तो 19.6 हो जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्चुअली भी चीजों को सोच सकते हैं, है ना। एग्जामिनर हमेशा चीजों को कॉन्सेप्चुअली सोचने में मजबूर करता है। अगर आप टेक्निकल पेपर की तैयारी कर रहे हो तो बेटा कॉन्सेप्चुअली सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है। रटने वाला सिस्टम थोड़ा सा साइड में रखो, है ना। तो इसका यह मतलब हुआ, अगर जी का मान माइनस में है तो इसका मतलब क्या होता है? हर सेकंड वस्तु का वेग 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से घट रहा है। हर सेकंड उतना घट रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, बात आई समझ में? बात आई? चलो ठीक है। अब देखो ये 3 इक्वेशन होती है, गति के 3 समीकरण होते हैं। एक है v बराबर यू प्लस ए टी, है ना। एक है दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई सवाल एग्जाम में आ जाए कि वस्तु जो है वो वर्टिकल गति कर रही है, इस तरीके से नीचे से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है, तो इस वाली कंडीशन में हम a की जगह तो g का यूज कर लेते हैं और जो s है वहां पे h का प्रयोग कर लेते हैं। a की जगह तो g का यूज कर लेंगे और s की जगह h का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसी इक्वेशन को हमें वर्टिकल मोशन में लिखना है, मतलब वस्तु ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? v बराबर u प्लस जी टी, ऐसे लिखेंगे। इसको कैसे लिखोगे बेटा? h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको कैसे लिखोगे बेटा? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2gh। as की जगह क्या आ जाएगा भाई? gh आ जाएगा। इस चीज का जरा ध्यान रखना है बस हमें, और कुछ याद नहीं रखना। बाकी देखो प्रैक्टिस रहेगी तो न्यूमेरिकल बहुत जल्दी होंगे, नहीं रहेगी तो नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। हालांकि मैंने तुम्हें होमवर्क में भर भर के न्यूमेरिकल दिए, उसको प्रैक्टिस कर लेना भाई सारे, उसको बेटा प्रैक्टिस कर लेना ढंग से, ठीक है। अच्छा, अब एक ना मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, एक मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो, ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो इस चीज को, मतलब ये तुम्हें बहुत काम आएगी आगे तक। किसी भी एग्जाम में बैठोगे मुझे याद करोगे कि किसी ने कुछ बताया था। तो एक काम की बात याद देखते हो, है ना, एक काम की बात देख लो या कॉन्सेप्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो भाई, है ना। तो जैसे हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं बेटा, गति के 3 समीकरण हैं। अगर उन तीनों समीकरण को बेटा बहुत ध्यान से देखोगे, उन तीनों समीकरण को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है, मैं दोबारा लिख देता हूं, है ना। दूसरा समीकरण है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। ये 3 समीकरण है, 2as, सॉरी 2as। ठीक है, तीनों समीकरण को अगर तुम ध्यान से देखते हो तो तीनों में कॉमन चीज क्या है? तीनों में बेटा कॉमन क्या है जो तीनों में आ रहा है? तो तीनों में कॉमन है u एंड a। आप देख लो, ध्यान से देख लो, तुम्हारे सामने है इसलिए दोबारा लिखा है ना। तीनों इक्वेशन के अंदर, तीनों समीकरण में u और a तीनों में आ रहा है भैया, u और a, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो तीनों में आ रही हो। ठीक है, तो जब भी बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के समीकरण से जब भी सवाल आता है तो सबसे पहला जो तुम्हारा टारगेट हो वो ये होना चाहिए, चाहे एग्जाम में कुछ भी निकालने को दे, ठीक है, वो u और a की वैल्यू फाइंड करना हो। अगर एग्जामिनर दे दे तो इससे अच्छी बात नहीं भैया, इससे अच्छी खुशखबरी की बात नहीं है ना, दे दे तो तुम्हारा समय बच जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो टारगेट है वो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड a, है ना। तो पहला जो टारगेट होना चाहिए, जो पहला स्टेप होना चाहिए न्यूमेरिकल करते वक्त, वो ये होना चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड a। u तथा a का मान सबसे पहले निकालना है। अब इतनी इंग्लिश तो समझते हो, बहुत सारी चीज हिंदी में पढ़ाई, एक शब्द एक लाइन बस इंग्लिश में लिखिए भाई, क्योंकि इंग्लिश वाले भी बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हिंदी में u और a का मान निकालो सबसे पहले। अगर दे रखा तो सबसे अच्छी बात है, उससे बढ़िया बात नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आओ भाई, दूसरे नंबर पे आओ। अगर इफ मतलब होता अगर हमसे क्वेश्चन में बेटा s का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है? s का। s मतलब दूरी या विस्थापन। s का मान अगर पूछ रहा है तो s देखो भाई, ध्यान से देखो, ये मैं तुम्हारा माइंड मेकअप कर रहा हूं, ये मैं तुम्हारा माइंड मेकअप कर रहा हूं कि जब न्यूमेरिकल आए तो तुम सोचना कैसे स्टार्ट करोगे, तुरंत आप वहीं पहुंचोगे जो स्टार्ट करना है जहां से न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, तो s का मान अगर किसी न्यूमेरिकल में निकालना है तो s कहां कहां आ रहा है भैया? दूसरे में और तीसरे में। s कहां कहां आ रहा है भैया? दूसरे और तीसरे में आ रहा है। ठीक है, तो अगर s का मान निकालना है, s का मान निकालना है, अगर भाई s का मान निकालना है तो हमेशा प्रयोग किसको करोगे? सबसे पहला जो प्रयोग करोगे, या तो आप दूसरी इक्वेशन करोगे, सेकंड इक्वेशन को प्रयोग करोगे, मतलब दूसरा समीकरण, या फिर थर्ड इक्वेशन को प्रयोग करोगे, या तीसरे समीकरण को प्रयोग करोगे, है ना, या तो दूसरा या तीसरा। ठीक है, सेकंड को कब करोगे? जब आपको बेटा समय दिया हो, जब समय दिया हो। ठीक है, मतलब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना न्यूमेरिकल करते हुए कि कौन सा लगाएं सर। ठीक है, तो जब समय दिया हो तो बेटा दूसरा यूज कर लेना, और जब फाइनल वेलोसिटी मतलब v का मान दिया हो, v मतलब अंतिम वेग, v का मान दिया हो, तो हम कौन सा करेंगे भाई? हम तीसरा प्रयोग करेंगे। हम कौन सा करेंगे बेटा? तीसरा प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम तीसरा प्रयोग करेंगे उस कंडीशन में। अगर मान लो कोई बच्चा कहे सर अगर दोनों दिया हो तो क्या करें? तो तुम्हारी श्रद्धा है, जो तुम्हें यूज करना है वो यूज कर लो। तुम्हारी बेटा श्रद्धा है, जो तुम्हें यूज करना है वो यूज कर लो। ठीक है, बात आई समझ में? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a, सही तो है इक्वेशन। एक बच्चा गया तीसरी इक्वेशन गलत लिखी है, क्या गलत है भाई इसमें? हाँ चलो ठीक है, बात समझ में आ गई है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई। s को कैसे निकालना है, s को कैसे निकालना है। ठीक है, अगर तुम्हें समय दिया है तो दूसरा इक्वेशन लगा देना भैया, दूसरा समीकरण, और अगर v का मान दिया है न्यूमेरिकल में तो तीसरा लगा देना। u और a पहले निकाल लेना, लेकिन u और a अगर पहले से दे रखा तो उससे बढ़िया बात नहीं भाई। ठीक है, तो हमेशा हमें इस तरीके से चीजों को सोचना है, इस तरीके से चीजों को करना है। ठीक है, चलो आगे चलता हूं मैं। अब स्केलर वेक्टर मैंने तुम्हें बता रखा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें स्केलर वेक्टर में आती हैं, मतलब सदिश और अदिश में आती हैं, तो वो चीज यहां पे मैंने मेंशन कर रखी ताकि तुम्हें नोट्स में चीजें मिल जाएं। ठीक है, ये भी हमने चीजें बता दिया। एक मिनट, अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, प्रक्षेप्य गति पे। अब आते हैं बेटा प्रक्षेप्य गति पे या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पे, है ना।
तुम्हें लीनियर मोशन के सारे चीजें बता दी हैं, थ्योरी वाली चीजें बता दी हैं, न्यूमेरिकल अभी मैं कराऊंगा, जो चीजें हैं क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगा। तो अब आते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति का मतलब होता है, जैसे तुमने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कैच कैच तो जरूर खेला होगा, ठीक है। जब बल्ला नहीं रहता था, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, जब कई बार जिसका बल्ला होता था वो बल्ला लेके भाग जाता था, ठीक है, तो हम कैच कैच खेलते थे, है ना। जैसे 4-5 हम जो भी फ्रेंड्स थे भाई, 2-3 उधर हो गए, 2-3 इधर हो गए, और बड़ा ग्राउंड है भाई, कैच कैच खेल रहे हैं, लंबा लंबा कैच फेंक रहे हैं और एक दूसरे को पकड़ रहे हैं भाई उसको, ठीक है। तो जो कैच है मतलब एक धनुष की तरह जाता है, इस तरीके से जाता है, ठीक है। इसी गति को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। इसी चीज को हम बेटा प्रक्षेप गति कहते हैं। सर नेवी मेडिकल असिस्टेंट फेज 2 के लिए आप फिजिक्स का सिलेबस एक बार शुरू से कंप्लीट करा दिए। ठीक है, ठीक है भाई, एक बार धर्मेंद्र सर से इसके बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है, एक बार धर्मेंद्र सर से बात करूंगा, ठीक है भाई। अब बार बार उसको उस मैसेज को बेटा बार बार कॉपी पेस्ट मत कर, ठीक है। बार बार एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट करने से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई वस्तु इस तरीके से गति कर रही है, इस तरीके से ऐसे गति कर रही है, तो इसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति वह गति है जिसमें किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से हवा में फेंका जाता है, उसके बाद वह केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति करती है, ठीक है। सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वो गति करती है, प्रारंभिक उसे हवा में फेंक दिया हमने, फिर वो जैसी भी गति करे वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही वो गति कर रही है। अब प्रक्षेप वेग में होता क्या है बेटा, प्रक्षेप वेग में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो किसी भी चीज की जो गति है वो 2 दिशाओं में हो रही है। एक तो इस दिशा में हो रही है भाई, इस तरीके से, और एक इस तरीके से। एक हॉरिजॉन्टल और एक कैसी हो रही है, वर्टिकल। एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है। 2 दिशाओं में गति होती है, इसीलिए हम इसको मोशन प्लेन कहते हैं, समतलीय गति भी इसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि 2 दिशाओं में यहां पे गति हो रही है। तो जो प्रारंभिक बिंदु है, जैसे ए से बी, ये है ना, मान लो ए टू बी, तो ये जो प्रारंभिक से अंतिम बिंदु है, अगर मैं क्षैतिज की बात करूं, हॉरिजॉन्टल की बात करूं, तो इसको रेंज कहा जाता है। ये जो दूरी है इसको बेटा हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेंज कहते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं भाई। ये जो ऊंचाई है, अधिकतम जितनी ऊंचाई पे गया है ना, इसको हम हाइट कहते हैं, सबको पता हाइट ही कहते हैं। वैसे पूरा नाम प्रोजेक्टाइल के लिए हाइट ऑफ फ्लाइट कहा जाता है इसको, ठीक है, हाइट ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, या फिर फ्लाइट की ऊंचाई, फ्लाइट की ऊंचाई, ठीक है। और ए से बी तक पहुंचने में जो समय लगा, समय, ठीक है, ए से बी तक यहां से जो पूरा समय लगा, इसको हम टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का समय, ठीक है। इस तरीके से यहां से मोस्टली एग्जाम में 99% यही 3 ही जगह से क्वेश्चन आता है। 1% होता है कि कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, लेकिन मैं उसको भी बताऊंगा कि कहां से और क्वेश्चन बन सकता है। तो लेकिन मोस्टली जो आपको ये 3 पॉइंट जरूर याद रखने हैं प्रोजेक्टाइल में, एक तो मैक्सिमम ऊंचाई, एक रेंज, और एक कुल समय। ये जो पूरा समय लगा है ए से बी पर जाने में, जो बेटा पूरा समय लगा है वहां का, ठीक है। तो चलो एक एक करके चीजें पढ़ते हैं। जैसे यहां पे देखो ये है, ठीक है। तो अच्छा, अब एक चीज और, अब चूंकि ये जो प्रोजेक्टाइल यहां से वहां फेंका गया है, तो ये यहां पे थीटा कोण बना रहा है ना, तो इसके 2 कंपोनेंट तोड़ दिए। जैसे मैं यहां अलग से तोड़ देता हूं, ठीक है। इस तरीके से अगर थीटा कोण बनता है, तो थीटा जिसको टच करता है, ठीक है, थीटा मान लो जिसको इसको टच कर रहा है। अब ये वस्तु फेंकी किससे गई थी, यू वेग से फेंकी गई थी। प्रारंभिक वेग को तो यू ही मानते, तो यू, अगर ये जो बीच वाला जो है इसका मान अगर यू है, और थीटा जिस एक्सिस को, जिस अक्ष को टच करता है, उसको हमेशा कॉस थीटा से डिनोट करते हैं, और जिसको नहीं टच करता उसको हमेशा साइन थीटा से डिनोट करते हैं। तो अगर जैसे इसमें पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा, तो तुम कहोगे यू कॉस थीटा। वर्टिकल में, ऊर्ध्वाधर में प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे भैया,
यू साइन थीटा। तो इस चीज को ध्यान रखना। अधिकतम बिंदु पे तुम सबको पता होना चाहिए। अब देखो क्षैतिज गति तो चली रही है ना भाई, क्षैतिज गति तो चली रही है, लेकिन अधिकतम बिंदु पर यू वाई का मान क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। अगर किसी चीज को हम ऐसे फेंकते हैं तो अधिकतम बिंदु पर जाकर क्या होता है, अधिकतम बिंदु पर जाकर अंतिम वेग शून्य हो जाता है। तो यहां पर भी सेम वही कहानी है, यहां पे शून्य हो जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे तुमने देखा कि जो यूएक्स का मान है, मतलब जो क्षैतिज वाला मान है यू कॉस थीटा, ये सेम रहेगा किसी भी बिंदु पे देख लो भाई, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। तो ये चीज याद रखना है, प्रोजेक्टाइल के अंदर जो क्षैतिज, मैं यहां लिख देता हूं क्षैतिज, या इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग या फिर इनिशियल वेलोसिटी, इसका मान u cos थीटा होगा। कहां पर होगा सर, हर बिंदु पर, हर बिंदु पर सेम रहेगा, बस चेंज किसकी वैल्यू हो रही होगी, ये ऊर्ध्वाधर वाले की चेंज हो रही होगी। यहां पर u साइन थीटा है, वहां पे 0 है, जब इस दिशा में नीचे की तरफ जाएगा तो माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। ये कौन बच्चा है, कौन बच्चा है भैया, सुभीम लैंडवे। हाँ भाई, क्या हो गया तुझे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, इसका क्या मतलब है, मतलब तू ये कह रहा है मैंने पीछे गलत बना दिया है। अब चल तुझे दिखाई देते हैं, चल इसी बात पे तुझे दिखा देते हैं। बताओ भाई कैसे एग्जाम की तैयारी करोगे आप, कैसे करोगे बेटा तैयारी, ऐसे हो सकता है। अब तूने क्या लिखा है, तूने क्या लिखा भाई, तूने लिखा वी स्क्वायर बराबर, यही लिखा ना, यू स्क्वायर प्लस 2as, यही लिखा है। अब बता, अगर यू स्क्वायर को इधर लेके जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यू अगर इधर लेके जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे बार बार चीजें करने से क्या फायदा बता। ठीक है, मतलब तो वही है। अब तूने अगर ऐसे याद किया तो उसमें क्या करें, आप अगर एनसीईआरटी में देखो तो एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा लिखा हुआ, दोनों ही तो चीजें सेम है। है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। या तो तुम पढ़ने नहीं आए हो, या तो तुम सोचते हो कि सिर्फ हम कमेंट ही करते रहे, पढ़े नहीं। ठीक है, जो पढ़ने वाला बच्चा हो तो कभी कमेंट नहीं करता है पढ़ते वक्त। चलो कोई बात नहीं, सबका सम्मान जरूरी है। ठीक है, चलो हम तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो प्रक्षेप गति की मान्यताएं क्या हैं, वायु प्रतिरोध नगण्य माना जाता है, गुरुत्वीय त्वरण नियत माना जाता है, और छोटी दूरियों के लिए पृथ्वी को समतल माना जाता है ना। ये एजम्पशन है, मतलब ये याद करने वाली चीज है, ये याद कर लेना। कई बार क्वेश्चन एजम्पशन से भी आ जाती है, मान्यताओं से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट भैया याद कर लेना तुम। चलो, तो अब मैंने ये बता दिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब जो क्षैतिज अवयव है, ठीक है, वो क्या होता है भाई, यू कॉस थीटा। क्षैतिज कौन सा होता है बेटा, है ना, अगर ऐसे चल रहा है तो ये वाला क्षैतिज है। यहां पे जो यू का मान होगा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, एक्स एक्सिस होता है ना क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर जो है यहां पे जो यू वाई मान लिया मैंने तो यू साइन थीटा होगा। ठीक है, बीच में प्रोजेक्टाइल मान लो जा रहा है तो ये थीटा है और ये यू है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर अवयव जो है यू साइन थीटा हो गया, ये मैंने बता दिया। ठीक है, यू साइन थीटा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेचर ऑफ मोशन, गति की प्रगति कैसी होगी, तो प्रोजेक्टाइल जो मोशन है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, क्षैतिज दिशा में समान गति होती है और ऊर्ध्वाधर दिशा में समान त्वरित गति होती है। दोनों का मतलब समझना भाई, ध्यान से समझो इस चीज को। हम स्कूल टाइम में इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूं कि जैसे मान लो भाई यहां से यहां जा रहा है वस्तु ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल दिशा में क्या होगा, मतलब ऐसे, जिसे क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज दिशा में क्या होगा, जो गति कैसी होगी, समान गति होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होगा, यहां पे समान चाल होगा या समान गति होगी।
समान गति का मतलब है वेग समान है, वेग समान है। और अगर वेग समान होता है भाइयों और बहनों, तो ए का मान क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। ए का मान क्या होता है बेटा? शून्य या जीरो होता है। तो यह बात याद रखना। तो मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण कभी भी इस वाली एक्सिस पर नहीं लगेंगे, क्योंकि गति के समीकरण कहां पे लगते हैं भाई? गति के समीकरण समान त्वरित गति में लगते हैं। गति के समीकरण कहां लगते हैं? समान त्वरित गति में। और इस वाली दिशा में, वर्टिकल वाली साइड में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में समान त्वरित गति हो रही है। जो अभी मैंने ग्राफ में तुम्हें बताया था, वीटी ग्राफ में याद करो, जो सीधी रेखा खींची थी, तो इसे हम समान त्वरित गति है। और याद रखना तुम लोग, जितने भी गति के समीकरण हैं वो समान त्वरित गति के लिए ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि गति के समीकरण कहां लगते हैं, तो आप बोलोगे समान त्वरित गति में लगते हैं। ठीक है बेटा, तो इस चीज को याद रखना कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जो चीजें होंगी वो समान त्वरित गति हो रही होगी, और जो हॉरिजॉन्टल दिशा में है, क्षैतिज दिशा में जो गति है, वह कैसी हो रही होगी बेटा? समान गति हो रही होगी। ठीक है भाई, बात आई समझ में? समझ में आया क्या? बिल्कुल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए देखो यहां पे लिखा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिंस देयर इज नो एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टली, है ना, क्षैतिज वेग जो है वो नियत रहता है, इस वजह से ए का मान जो है शून्य है। ए एक्स लिखा ना, एक्स मतलब ऐसे, यहां पे शून्य है। एक्स का मान क्या होगा? अगर ए का मान शून्य हो जाएगा, एक्स मतलब दूरी समझ लो, तो दूरी बराबर क्या हो गया भैया? वेग गुणा समय होता है ना, दूरी बराबर वेग गुणा समय या चाल गुणा समय। तो वेग का मान क्या है? यू कॉस थीटा, और समय जो है वो टी है। तो दूरी अगर निकालनी है तुम्हें क्षैतिज तरीके से, तो यू कॉस थीटा इंटू टी निकाल सकते हो, यू कॉस थीटा इंटू टी लिख सकते हो। बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो ऊर्ध्वाधर गति वर्टिकल मोशन में क्या होगा? ए का मान जो होगा वो माइनस जी होगा। माइनस जी कब होगा? जब ऐसे जा रही होगी, तो हम पूरे में माइनस जी ही लेते हैं मोस्टली। ठीक है, वी का मान क्या हो जाएगा भैया? अंतिम वेग क्या हो जाएगी? अंतिम वेग क्या हो जाएगा बेटा? यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊर्ध्वाधर विस्थापन, हम इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर विस्थापन। ठीक है, मेरे पास अगर समय रहता तो सबका मैं डेरिवेशन करके बता देता। ठीक है, तो इस तरीके से भाई चीजें होंगी, याद रखना भाई, इस तरीके से चीजें होंगी। जैसे मैं एक बार बता देता हूं, विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि वर्टिकल में समान त्वरित गति लग रही है ना, समान त्वरित गति में हम इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण का यूज करते हैं। ठीक है, अब गति के दूसरे समीकरण का यूज किया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अब सोचो, ऊर्ध्वाधर गति में प्रोजेक्टाइल के अंदर u का मान क्या है? u का मान सर क्या है? u साइन थीटा था, और a की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा? माइनस जी यूज कर रहे हैं। a की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा? माइनस जी यूज कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी s की जगह y ले लिया, क्योंकि y जो है ये बता रहा है कि y एक्सिस पे चल रहा है। u की जगह मैंने u साइन थीटा ले लिया, इनटू में t ले लिया, प्लस हाफ ए की जगह मैंने जी ले लिया, माइनस जी लिया। ठीक है, तो यही चीज तो लिखी है यहां पर, यही सेम चीज तो लिखी है, तो रटना नहीं है। आप चीजों को अगर समझ के याद करोगे तो सेम चीज यहां पर भी है। ये पहली इक्वेशन है ना, यू टी यू प्लस ए टी, यही होता है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो पहली इक्वेशन है। तो वहां से यही सेम चीज यहां पे जब आप पुट करोगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम चीजें कर सकते हो, और अगर याद करना तो याद कर लो, क्या दिक्कत है। अच्छा, अब देखो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जो समय है, ये जो समय होता है, ठीक है, अब एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट आता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पथ का समीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट पूछ लेता है, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पथ का समीकरण है, और ये पूरी इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए उस टाइम पे, पथ का समीकरण। तो पथ का समीकरण में क्या होगा भैया? पथ में तो वस्तु
ऊर्ध्वाधर भी जा रही है और क्षैतिज भी जा रही है, दोनों तरीके से जा रही है, वर्टिकल भी जा रही है और हॉरिजॉन्टल भी जा रही है, तो दोनों कंपोनेंट का यहां पे यूज होगा। आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। या मैं इसको आपको प्रूफ करके भी बता देता हूं, 2 लाइन लगेगा, अगर आप समझना चाहते हो तो मैं बता देता हूं, तुम्हें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, मतलब क्षैतिज गति, क्षैतिज गति के लिए बेटा आपको समय का फॉर्मूला याद रखना है, x अपॉन में u cos थीटा। वैसे ये भी आराम से आया हुआ है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा चाल, दूरी बटा वेग, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। अब दूरी कितनी है, x है, वेग कितना है, u cos थीटा है। समझ गए बात को, तो इस तरीके से चीज लिखी गई है, ठीक है। तो यहां पे मैं कैसे लिख रहा हूं, x मतलब s बराबर हम दूसरी इक्वेशन लगा रहे हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब u की जगह हमने यहां पे पीछे पढ़ा था, ये वाली इक्वेशन हमने यहां पे पढ़ी थी, u साइन थीटा t, ये सब हमने ये पढ़ा, तो मैं सीधा यही लिख रहा हूं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये था हमारे पास, ठीक है। अब मैं t का जो मान है बेटा वो यहां रख देता हूं, जहां जहां t है उसके जगह ये वाला मान रख दो, यही इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप रखोगे तो y बराबर u साइन थीटा, t की जगह हमने ये रखा तो क्या बना बेटा, x अपॉन में u cos थीटा, ठीक है, माइनस हाफ g, और t की जगह दोबारा रखा ये x अपॉन में u cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इन सबको सॉल्व करोगे बेटा तो आराम से ही आएगा, जैसे साइन थीटा, u से u कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan आ जाएगा, तो ऊपर इस वाले में बच जाएगा x tan थीटा। यहां पे यही चीज लिखी है, यहां पे जो ये लिखा वही तो ये लिखा है, तो इस तरीके से तुम मतलब रटना नहीं पड़ेगा, और अगर याद कर सकते हो तो उससे बेस्ट बात नहीं, क्योंकि हमारा टाइम हमेशा बचता है, ठीक है। तो हर तरीके से चीजें तुम्हें बता दी हैं कि कैसे आप चीजों को निकालोगे और कैसे याद करोगे, तो याद करना तो जरूरी है भाई इन चीजों को, ठीक है। अब देखो जो कुल समय लगता है उसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, ये याद रखना भाई। कुल ऊंचाई जो प्रोजेक्टाइल की जो मैंने यहां पे बताई थी स्टार्टिंग में, जो ये कुल ऊंचाई है, ये टोटल ऊंचाई का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यहां से यहां पहुंचने में, a से b पर पहुंचने में जो कुल समय लगा उसका फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। और जो ये जो रेंज है, ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, उसे रेंज कहा जाता है, क्षैतिज पारस कहा जाता है, उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g, है ना। u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, सॉरी, u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, उसको ये कहा जाता है। अधिकतम जो पारस है उसकी जो शर्त है वो ये होनी चाहिए कि किसी भी चीज को अगर हम 45 डिग्री के कोण पे फेंकते हैं, 45 डिग्री की कोण पे फेंकते हैं, ठीक है, जैसे महाराणा प्रताप का भाला अगर 45 डिग्री कोण पे जाए तो अधिकतम दूरी पे जाके गिरेगा, ठीक है। तो 45 डिग्री कोण पर, क्योंकि जब यहां पे थीटा 45 हो जाएगा तो 2 इंटू 45 क्या हो जाएगा, 90, और साइन 90 पर मतलब साइन 90 का मान सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से 45 आया है, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई जी हो गया, u स्क्वायर बाई जी हो गया, ठीक है। तो ये अधिकतम रेंज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी रेंज बेटा थीटा पे होगी उतनी ही रेंज किस पे होगी, 90 माइनस थीटा पर होगी। जितनी रेंज थीटा पर होगी उतनी ही रेंज 90 माइनस थीटा पर। इसका मतलब हुआ जितनी रेंज 30 डिग्री पर होगी उतनी ही रेंज आपकी 60 डिग्री पर होगी। जितनी रेंज 20 डिग्री पर होगी उतनी ही रेंज 70 डिग्री पर होगी। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 30 डिग्री पर कोण पर कोई चीज फेंकी जाती है और वो 50 मीटर दूर जाके गिरती है, और तुमसे पूछ ले भाई 60 डिग्री पर अगर वो फेंकी जाएगी तो कितनी दूर जाके गिरेगी, तो 60 डिग्री पर भी उतनी ही गिरेगी, ठीक है। तो बस ये देख लेना कि इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री का सम है तो वो बराबर होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है भाई।
एक मिनट। ठीक है, बात आई समझ में? बात बेटा समझ में आई? ठीक है, चलो बात समझ में आनी चाहिए बस। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन था, है ना, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें तुम्हें ऐड कर रखी है, महत्वपूर्ण चीजें, है ना। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, बिल्कुल समझ में आएगी, स्पेशल केसेस वगैरह सब। ठीक है, तो और इसके नीचे ना क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस कर लेना उन क्वेश्चंस को। और कल की क्लास में बेटा लॉज ऑफ मोशन कराऊंगा, गति के समीकरण गति के नियम कराऊंगा कल की क्लास में बेटा, गति के नियम कराऊंगा। ठीक है, चूंकि अगली क्लास तुम्हारी मैथ्स की है, ठीक है, तो मैथ्स की क्लास लो, विशाल सर की क्लास है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गति के समीकरण कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो थोड़ा सा बेटा पढ़ के आना, चीजों को पढ़ के आना, ताकि हम क्वेश्चन ज्यादा करा पाए तुम्हें। ठीक है, और पीडीएफ अभी मैं जाके तुरंत क्लास के बाद पीडीएफ में अपलोड करवाता हूं, बोलता हूं मैं एक बार ग्रुप में भी डालता हूं, अपने जो हमारा ग्रुप है टीचरों का, तो उसमें भी मैं चीजों को करवाता हूं। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय एंड जय हिंद साथियों, मिलते हैं बेटा।